तो अगर मैं कहूँ कि मध्य पूर्व में कोई मिसाइल दागी जाती है और उसका सीधा असर ये होता है कि केरल के एक छोटे से ढाबे में खाना पकना बंद हो जाता है, तो शायद ये सुनने में थोड़ा अजीब लगे। हाँ, मतलब सुनने में तो अजीब लगता है, लेकिन यही तो वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन की असली सच्चाई है। हम अर्थशास्त्र की किताबों में इसे एक थ्योरी की तरह पढ़ते जरूर हैं, लेकिन जमीन पर इसका असर बहुत अलग होता है ना। बिल्कुल, जमीन पर इसकी हकीकत बहुत अलग और कभी-कभी बहुत कठोर भी होती है। सही कहा। तो आज के इस गहन विश्लेषण में उन सभी लोगों का स्वागत है जो खबरों की सतह से थोड़ा नीचे जाना चाहते हैं। आज हमारा मकसद सिर्फ हेडलाइंस पढ़ना नहीं है, बल्कि एक गंभीर विश्लेषक के नजरिए से घटनाओं के बीच के इन अदृश्य तारों को जोड़ना है। आज हमारी चर्चा वैश्विक कूटनीति से लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों और हिमालय के पर्यावरण से लेकर क्वांटम साइंस तक फैली हुई है। और सच कहूं तो इन सब विषयों को डिकोड करना बहुत जरूरी है ताकि हम समझ सके कि नीतियां आखिर काम कैसे करती हैं। बिल्कुल। तो इसी बटरफ्लाई इफेक्ट से हम आज की शुरुआत करते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव इस समय आपको पता ही है चरम पर है। हाँ, स्थिति काफी नाजुक है वहां। और मैंने पढ़ा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह संकेत दिया है कि वो ईरान पर युद्ध के हालात को कम करने और तेल पर लगे प्रतिबंधों में थोड़ी ढील देने पर विचार कर रहे हैं। और जाहिर है इसका सीधा मकसद यही है कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के संकट को किसी तरह टाला जाए। राइट। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैं, उनका यह दावा है कि उन्होंने फारस की खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया है। और देखिए, ठीक इसी बिंदु पर ना भारत की कूटनीति की असली परीक्षा शुरू हो जाती है। अच्छा, वो कैसे? अगर हम प्रधानमंत्री मोदी और ईरानी राष्ट्रपति पेजेस्कियान के बीच हुई जो हालिया बातचीत है उसे देखें तो भारत ने बहुत ही सधे हुए शब्दों में नौवहन की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की वकालत की है। सुरक्षित शिपिंग लेन पर जोर दिया है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रपति पेजेस्कियान ने भी ब्रिक्स में भारत की अहमियत का हवाला देते हुए एक स्वतंत्र शांतिदूत की भूमिका निभाने का आग्रह किया है। तो मतलब कूटनीति के स्तर पर तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन अगर हम इस कूटनीतिक भाषा से थोड़ा बाहर निकलें तो ये जो शब्द है नौवहन की स्वतंत्रता या फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ये असल में है क्या? मतलब क्या ये सिर्फ कूटनीतिक बैठकों में इस्तेमाल होने वाला कोई भारी भरकम शब्द है या इसका कोई जमीनी असल भी है? नहीं, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है। मैं कहूंगी कि ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा की जीवन रेखा है। अच्छा। हाँ, देखिए, जो होर्मुज जलडमरू मध्य है या जिसे हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कहते हैं, जिस पर ईरान का बहुत भारी प्रभाव है, वो दुनिया के कच्चे तेल की आपूर्ति का सबसे बड़ा चोक पॉइंट है। तो अगर वहाँ किसी भी तरह का सैन्य टकराव होता है और जहाज़ों का सुरक्षित आना जाना रुकता है तो उसका सीधा असर दुनिया भर के तेल बाजारों पर पड़ता है। मतलब सप्लाई चेन में एक छोटी सी रुकावट भी। बिल्कुल, एक छोटी सी रुकावट भी ऊर्जा की कीमतों में आग लगा सकती है। और वो आग किस तरह हमारी अर्थव्यवस्था तक पहुंच रही है ये तो हम साफ देख ही रहे हैं। पश्चिमी एशिया के इसी संकट की वजह से अगर आप देखें तो एविएशन टर्बाइन फ्यूल या एटीएफ की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी हैं। उड़ानें महंगी हो रही हैं। बिल्कुल। और इसी दबाव में आकर केंद्र सरकार को हवाई किरायों पर से कैप यानी जो सीमा थी उसे हटाना पड़ा है। सही बात है। लेकिन मुझे लगता है कि इसका सबसे दर्दनाक असर जो हमें देखने को मिल रहा है वो केरला के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर दिख रहा है। कमर्शियल एलपीजी की इतनी भारी कमी हो गई है कि केरल में लगभग 70% भोजनालय और ढाबे बंद हो गए हैं। बाप रे, 70%! यह आंकड़ा तो अपने आप में एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका है। हाँ, मतलब जो 30% ढाबे बचे भी हैं वो बहुत ही सीमित मेनू के साथ संघर्ष कर रहे होंगे। एकदम सही। और इसका जो सामाजिक प्रभाव है ना वो और भी गहरा है। केरल के होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन का साफ कहना है कि बिना व्यापार के वो अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे सकते। लाजमी है। तो इसका नतीजा ये हुआ है कि केरल में काम करने वाले लगभग 31 लाख से अधिक प्रवासी मजदूर अब रिवर्स माइग्रेशन कर रहे हैं। अरे वाह, मतलब इतना बड़ा पलायन। हाँ, काम छिन जाने की वजह से वो वापस अपने गृह राज्यों की ओर लौट रहे हैं। ये स्थिति सच में दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन का टूटना न केवल शेयर बाजार को गिराता है बल्कि वो सीधे तौर पर एक दिहाड़ी मजदूर के पेट पर लात मारता है। बिल्कुल। ऊर्जा सुरक्षा सीधे सीधे रोजगार और सामाजिक स्थिरता से जुड़ी हुई है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस एलपीजी संकट से निपटने के लिए सरकार कर क्या रही है? मैंने देखा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने राज्यों के लिए कमर्शियल एलपीजी का आवंटन बढ़ाकर 50% कर दिया है।
हाँ, लेकिन इसके साथ एक बहुत ही दिलचस्प शर्त जोड़ दी गई है। उपभोक्ताओं को इस बढ़े हुए कोटे का लाभ उठाने के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी के लिए आवेदन करना होगा। देखिए, अगर हम नीति निर्माण के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत ही क्लासिक नज है। नज। हाँ, सरकार एक तात्कालिक संकट का इस्तेमाल करके ना एक दीर्घकालिक लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, मतलब आपदा को अवसर में बदलना। बिल्कुल, वो चाहती है कि लोग एलपीजी सिलेंडरों पर अपनी निर्भरता कम करें और गैस ग्रिड से जुड़ें, क्योंकि भविष्य के लिए ये ज्यादा सुरक्षित और सस्ती व्यवस्था है। ऊर्जा और पैसों की इस जद्दोजहद से एक बात तो साफ है कि वित्तीय संसाधनों को मैनेज करना आजकल कितना मुश्किल हो गया है। और संसाधनों के इसी भारी दबाव का सामना इस वक्त हमारी राज्य सरकारें भी कर रही हैं। बहुत ज्यादा। हिमाचल प्रदेश का ताज़ा बजट संकट इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हाँ, हिमाचल प्रदेश की स्थिति तो राजकोषीय संघवाद या फिस्कल फेडरलिज्म को समझने के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है। बिल्कुल, मतलब मैंने पढ़ा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को अपने राज्य के बजट में लगभग 3,586 करोड़ रुपए की भारी कटौती करनी पड़ी है। और इसका मुख्य कारण है 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें। हुआ यह है कि इसके लागू होने के बाद राज्य को जो राजस्व घाटा अनुदान मिलता था, जिससे हम रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट कहते हैं, वो बंद हो गया है। हाँ, और इससे राज्य को सालाना 8,105 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। बाप रे। और स्थिति इतनी गंभीर है कि मुख्यमंत्री ने अपने वेतन में 50% की कटौती कर दी है। और सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, कैबिनेट मंत्रियों के वेतन में 30% और विधायकों के वेतन में भी 20% की कटौती की गई है। देखिए, यहाँ हमें राजस्व घाटा अनुदान की कार्यप्रणाली को थोड़ा समझना होगा। बताइए। होता क्या है कि जब वित्त आयोग करों का बंटवारा करता है तो वो ये भी देखता है कि किन राज्यों के पास कमाई के साधन कम हैं और खर्चे ज्यादा हैं। राइट। अब हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में भौगोलिक कारणों से उद्योग लगाना मुश्किल होता है ना, इसलिए उनका राजस्व कम होता है। तो ऐसे राज्यों को केंद्र सरकार इस अंतर को पाटने के लिए अनुदान देती है। लेकिन जब ये मदद अचानक से रोक दी जाती है तो राज्य का पूरा वित्तीय ढांचा चरमरा जाता है। ये इस बात का सीधा संकेत है कि 16वें वित्त आयोग के दौर में राज्यों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए कितने कड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं। बिल्कुल। और जब सरकारों के पास पैसा कम होता है और बड़े उद्योगों का विकास थोड़ा धीमा पड़ता है, तो अर्थव्यवस्था को खींचने की पूरी जिम्मेदारी आ जाती है एमएसएमई सेक्टर पर। सही कहा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर। हाँ, और सरकार ने भी इस बात को समझते हुए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना में कुछ बहुत ही अहम बदलाव किए हैं। जैसे अब इसमें सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र को भी शामिल कर लिया गया है। और सर्विस सेक्टर को जोड़ना एक बहुत ही तार्किक कदम है, क्योंकि आज भारत की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान तो सेवाओं का ही है ना। राइट। और इसमें जो आर्थिक बदलाव किए गए हैं वो सुनने में थोड़े तकनीकी लगते हैं। जैसे जो अपफ्रंट योगदान होता था उसे अब 4 साल बाद 5% के रूप में अनुमति दी गई है। साथ ही उपकरण और मशीनरी की लागत की सीमा को 75% से घटाकर 60% कर दिया गया है। देखिए, अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो ये पूरा खेल कैश फ्लो का है। अच्छा। किसी भी छोटे कारोबारी के लिए हाथ में नकदी होना सबसे जरूरी चीज है। पहले अगर किसी को मशीनरी के लिए लोन लेना होता था तो उसे शुरुआत में ही एक बड़ा हिस्सा अपनी जेब से देना पड़ता था। अब ये जो 5% का योगदान है ये 4 साल बाद देना है। इसका सीधा मतलब है कि शुरुआती वर्षों में जब व्यापार को जमने में थोड़ा समय लगता है तब कारोबारी के पास अपनी पूंजी बची रहेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। और उपकरणों की लागत सीमा को 60% करने से भी उन्हें अतिरिक्त वर्किंग कैपिटल मिलेगी। पूंजी को व्यापार में लगाना एक बात है, लेकिन उसी पूंजी को सट्टेबाजी में उड़ाना बिल्कुल अलग बात है। हाँ, ये तो है। सेबी का जो ताज़ा श्वेत पत्र आया है वो एफएनओ ट्रेडिंग यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में इंडेक्स ऑप्शंस के भारी उछाल पर बहुत गहरी चिंता जताता है। जो वित्तीय इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बिना सही जानकारी दिए आम लोगों को इसमें पैसा लगाने के लिए उकसा रहे हैं। यहाँ तक कि सरकार को सट्टेबाजी रोकने के लिए टैक्स तक बढ़ाना पड़ा है। बिल्कुल। तो मैं ये सोच रहा था कि क्या इन्फ्लुएंसर्स के कहने पर बिना जानकारी के ऑप्शंस ट्रेडिंग करना आंखों पर पट्टी बांधकर रेस कार चलाने जैसा नहीं है? ये उपमा दिलचस्प है, लेकिन पूरी तरह सच नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? देखिए, ऑप्शंस ट्रेडिंग कोई रेस कार नहीं है। ये असल में आपकी कार का बीमा या इंश्योरेंस है। संस्थागत निवेशक इसका इस्तेमाल बाजार के जोखिमों से बचने के लिए यानी हेजिंग के लिए करते हैं।
लेकिन आज हो ये रहा है कि आम निवेशक इस बीमे के कागज को ही लॉटरी टिकट की तरह खरीद और बेच रहे हैं। सेबी जिस एक्सपायरी डेट ट्रेडिंग की बात कर रहा है, उसमें लोग रातों रात अमीर बनने के लालच में अपनी जीवन भर की गाड़ी कमाए गवा रहे हैं। मतलब रिस्क को छुपाया जा रहा है। बिल्कुल। इन्फ्लुएंसर्स जोखिमों को छुपाकर सिर्फ मुनाफे का सपना बेच रहे हैं, जो सिस्टमैटिक स्थिरता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अर्थव्यवस्था और पूंजी के इन सख्त नियमों से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आखिरकार नीतियां केवल पैसों के इर्द गिर्द तो घूमती नहीं है। सही बात है। वो इंसानी अधिकारों और समाज के ताने बाने को भी तय करती हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2 हालिया फैसले इसी दिशा में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आए हैं। पहला फैसला गोद लेने वाली माताओं के मातृत्व अवकाश से जुड़ा है। हाँ, और ये न्यायपालिका द्वारा हमारी जो सामाजिक सोच है उसे बदलने का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल सिक्योरिटी कोड की धारा 60(4) को रद्द कर दिया है। पिछला नियम यह था कि केवल उन माताओं को 12 सप्ताह का पेड लीव मिलेगा जो 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेती हैं। लेकिन अब बच्चे की उम्र चाहे जो भी हो, गोद लेने वाली माताओं को ये 12 सप्ताह का अवकाश मिलेगा। सोचने वाली बात यह है कि हमारे कानून इतने सालों तक ये क्यों मानते रहे कि मातृत्व की शुरुआत केवल एक शिशु या इन्फेंट के साथ ही होती है। ये कानून की एक बहुत बड़ी खामी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मनोवैज्ञानिक नजरिए से ठीक किया है। अदालत ने अपने फैसले में बहुत स्पष्ट किया है कि अनाथालयों में जो पले बड़े बच्चे होते हैं, उनमें अक्सर तनाव के हार्मोन का स्तर बहुत ज्यादा होता है। राइट। तो जब वो एक नए परिवार में आते हैं ना, तो उन्हें एक शिशु की तुलना में ढलने के लिए और भी ज्यादा समय और भावनात्मक समर्थन की जरूरत होती है। ये तो बहुत तार्किक बात है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्थापित कर दिया है कि जैविक माँ और गोद लेने वाली माँ के अधिकार बिल्कुल समान हैं। और साथ ही अदालत ने सरकार को पितृत्व अवकाश या पैटर्निटी लीव पर भी कानून बनाने का नज दिया है। मतलब बच्चे की जिम्मेदारी केवल माँ की नहीं है। एकदम सही। और समानता के इसी अधिकार को और मजबूत करता है सुप्रीम कोर्ट का दूसरा फैसला, जो विकलांगता की मनमानी सीमा यानी आर्बिट्रेरी डिसेबिलिटी सीलिंग्स पर रोक लगाता है। हाँ, ये हिमाचल प्रदेश वाला मामला था ना? हाँ, ये मामला हिमाचल प्रदेश के एक असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पद के उम्मीदवार का था, जिनकी विकलांगता 90% थी। राज्य ने उन्हें यह कहकर नौकरी देने से मना कर दिया कि इस पद के लिए विकलांगता की ऊपरी सीमा 60% तय की गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया। देखिए, इस फैसले के केंद्र में ना उचित समायोजन का सिद्धांत या रीजनेबल अकोमोडेशन प्रिंसिपल है। अच्छा, ये क्या होता है? जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 है, वो केवल 40% की एक न्यूनतम सीमा तय करता है ताकि व्यक्ति को आरक्षण का लाभ मिल सके। ये कानून कहीं भी ये नहीं कहता कि अधिक विकलांगता वाला व्यक्ति मानसिक रूप से अयोग्य है। बिल्कुल नहीं। तो उचित समायोजन का मतलब ये है कि ये राज्य और एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वो कार्यस्थल के वातावरण में ऐसे बदलाव करे जिससे वो व्यक्ति अपना काम सुगमता से कर सके। राइट। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार की बहुत ही गहरी व्याख्या है। कोई भी राज्य किसी व्यक्ति की क्षमता का आकलन सिर्फ एक मेडिकल सर्टिफिकेट के प्रतिशत से तो नहीं कर सकता ना। बिल्कुल सही बात है। लेकिन न्यायपालिका अधिकारों की रक्षा तो करती है, पर उन अधिकारों की परिभाषा तय करने का काम विधायिका का है। और जब विधायिका परिभाषाएं गढ़ती हैं तो अक्सर विवाद जन्म लेते ही हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्ति संशोधन विधेयक इसी बहस का ताजा केंद्र बना हुआ है। हाँ, यहाँ राज्य की प्रशासनिक प्रक्रियाएं और व्यक्तिगत गरिमा सीधे तौर पर आमने सामने आ गई हैं। इस नए बिल का कार्यकर्ताओं द्वारा बहुत भारी विरोध किया जा रहा है। विरोध की मुख्य वजह यह है कि ये बिल स्वानुभूत लैंगिक पहचान या जिसे हम सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी कहते हैं, उस अधिकार को हटाता है। कार्यकर्ताओं का मानना है कि अगर पहचान को केवल शारीरिक बनावट या मेडिकल प्रमाण पत्र तक सीमित कर दिया गया तो ये समुदाय को और भी हाशिए पर धकेल देगा। और दूसरी तरफ मंत्रालय का क्या तर्क है? मंत्रालय का तर्क ये है कि इस पहचान के संभावित दुरुपयोग को रोकने और गैर वास्तविक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अनुचित लाभ लेने से रोकने के लिए परिभाषा को स्पष्ट और सीमित करना जरूरी था। देखिए, अगर हम इसे एक नीतिगत विश्लेषक की नजर से देखें तो हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये एक क्लासिक संवैधानिक द्वंद्व है।
एक तरफ राज्य है जिसे संसाधन बांटने और योजनाएं लागू करने के लिए एक ऑब्जेक्टिव प्रशासनिक वर्गीकरण की जरूरत होती है, और दूसरी तरफ संविधान का अनुच्छेद 21 है जो हर व्यक्ति को गरिमा और अपनी पहचान खुद तय करने का अधिकार देता है। चुनौती बस यही है कि प्रशासनिक सुगमता के नाम पर कहीं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन न हो। सही कहा। और विधायिका के कामकाज की बात करें तो पंजाब सरकार भी एक अहम विधायी कदम उठाने जा रही है। 13 अप्रैल को खालसा साजना दिवस के अवसर पर पंजाब विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया गया है, जहां 2008 के एंटी सैक्रिलेज या इश्निंदा कानून में संशोधन किया जाएगा। इस तरह के कानून बेसिकली समाज की गहरी धार्मिक भावनाओं को संरक्षण देने के लिए होते हैं। हाँ, इस संशोधन में गुरु ग्रंथ साहिब और अन्य धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी के लिए बहुत सख्त सजा का प्रावधान है, जिसमें आजीवन कारावास, भारी जुर्माना और संपत्ति जब्ती शामिल है। लेकिन इसमें जो सबसे आधुनिक पहलू है वो ये है कि अब डिजिटल सामग्री के माध्यम से किए गए अपराधों को भी इस कानून के दायरे में लाया जा रहा है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकास है। मतलब देखिए ना, अपराध की प्रकृति बदल रही है। बिल्कुल बदल रही है। आज दंगे भड़काने या भावनाएं आहत करने के लिए सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। एक वायरल वीडियो या पोस्ट ही काफी है। तो कानून का डिजिटल दुनिया के हिसाब से खुद को अपडेट करना समय की मांग है। नीतियों और कानूनों को बनाने वाली सरकारें चुनी कैसे जाती हैं? मतदाताओं के जरिए। और इसी मतदाता सूची पर बनी एक संसदीय समिति ने चुनाव आयोग को कुछ कड़े निर्देश दिए हैं। अच्छा, वो पश्चिम बंगाल वाले मामले को लेके? हाँ बिल्कुल। चुनाव आयोग ने हाल ही में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया था, जिसे लेकर कई राज्यों में विवाद हुए। सबसे बड़ी उलझन पश्चिम बंगाल में सामने आई, जहां लगभग 60 लाख मामलों में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी पाई गई है और उन पर न्यायिक निर्णय चल रहा है। 60 लाख, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और इसके लिए 19 अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित किए गए हैं। अब देखिए, एक तरफ फर्जी वोटरों को हटाना है और दूसरी तरफ ये सुनिश्चित करना है कि कोई असली नागरिक सूची से बाहर ना हो जाए। मुझे तो लगता है कि डेटा क्लीनिंग का ये काम किसी बहुत पतली रस्सी पर चलने जैसा है। बिल्कुल। 60 लाख मामलों का न्यायिक पुनरीक्षण होना यही बताता है कि भारतीय लोकतंत्र का पैमाना कितना विशाल है। संसदीय समिति ने स्पष्ट किया है कि ECI नेट पर जो भी दस्तावेज अपलोड हों, उनकी सुरक्षा पुख्ता होनी चाहिए। राइट। और बूथ लेवल पर घर घर जाकर सत्यापन होना चाहिए। अगर एक भी वास्तविक मतदाता अपने अधिकार से वंचित रह जाता है ना, तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहुत बड़ी हार होगी। एकदम से बात है। चलिए अब इंसानी कानूनों, चुनावों और नीतियों की इस जटिल दुनिया से निकलकर हम उन ताकतों की बात करते हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, यानी प्रकृति और विज्ञान के नियम। ये मेरा पसंदीदा विषय है। तो भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने हाल ही में IS 1893 नामक भूकंपरोधी निर्माण मानकों को वापस ले लिया है। और ये फैसला विकास और आपदा प्रबंधन के बीच की उस पुरानी बहस को फिर से जिंदा कर देता है। बिल्कुल। इन नए मानकों में एक नया जोन 6 प्रस्तावित किया गया था, जो विशेष रूप से हिमालय क्षेत्रों के लिए था। इसमें PGA यानी पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन 0.75 G तक रखा गया था। लेकिन कैबिनेट सचिवालय ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की बढ़ती लागत का हवाला देते हुए इन्हें वापस ले लिया है। मुझे तो ये ऐसा लगता है कि पैसे बचाने के लिए भूकंप के इन कड़े मानकों को वापस लेना वैसा ही है जैसे फ्लाइट की टिकट सस्ती करने के लिए हवाई जहाज से पैराशूट या लाइफ जैकेट हटा देना। आपकी उपमा बहुत ही प्रासंगिक है, लेकिन इसके तकनीकी और नीतिगत दोनों पहलुओं को समझना होगा। अच्छा, बताइए। देखिए, PGA 0.75 G का सीधा मतलब ये है कि भूकंप के दौरान जमीन इतने जोर से हिलेगी जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के 75% बल के बराबर होगी। बाप रे! हाँ, और इस भयानक झटके में साधारण कंक्रीट के पिलर माचिस की तीली की तरह टूट सकते हैं। वैज्ञानिकों का स्पष्ट मानना है कि हिमालय में एक बड़े भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। तो फिर इन्हें वापस क्यों लिया गया? क्योंकि नीति निर्माताओं का तर्क यह है कि अगर हम पूरे क्षेत्र में 0.75 G के मानक लागू कर दें तो स्टील और सीमेंट की लागत इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि विकास कार्य ही रुक जाएंगे। जहां मान लीजिए 4 अस्पताल बन सकते थे, वहां उस बजट में केवल 1 बन पाएगा। तो ये सुरक्षा और संसाधनों के बीच का एक बेहद दर्दनाक ट्रेड ऑफ है। ये सच में एक बहुत ही मुश्किल फैसला है। प्रकृति के इसी हिमालयी और पहाड़ी परिवेश से एक सकारात्मक खबर भी है। हाँ, वो नीलगिरी तहर वाली ना? बिल्कुल। केरल के मुन्नार के पास
जो चोकर-मूड़ी पहाड़ियां हैं, जो पहले पूरी तरह से अतिक्रमणकारियों का केंद्र बन गई थीं, वहां अब एक अद्भुत बदलाव देखने को मिला है। केवल 2 वर्षों के भीतर अतिक्रमण हटने के बाद ये क्षेत्र लुप्तप्राय नीलगिरी तहर के प्राकृतिक आवास में फिर से तब्दील हो गया है। ये पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम के लचीलेपन और खुद को हील करने की क्षमता का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। सही कहा। ये साबित करता है कि अगर इंसान प्रकृति के रास्ते से हट जाए और उसे थोड़ा समय देना, तो प्रकृति अपना संतुलन खुद वापस पा लेती है। संतुलन की इस बात से अब हम एक ऐसे वैज्ञानिक प्रयोग की ओर बढ़ते हैं जो भौतिकी के सारे पुराने नियम और हमारे दिमाग का संतुलन ही हिला सकता है। अरे ऐसा क्या प्रयोग है? हाल ही में क्वांटम यांत्रिकी या क्वांटम मैकेनिक्स में हुए एक प्रयोग से पता चला है कि कारण और प्रभाव यानी कॉज एंड इफेक्ट का हमेशा एक निश्चित क्रम में होना आवश्यक नहीं है। इसे इनडेफिनिट कॉजल ऑर्डर कहा जा रहा है। ये खोज तो हमारी जो बुनियादी समझ है उसे ही चुनौती देती है। हम हमेशा ये मानकर चलते हैं कि पहले कोई घटना या कारण होता है और फिर उसका नतीजा या प्रभाव सामने आता है। बिल्कुल, जैसे आप स्विच दबाते हैं और तब बल्ब जलता है। हाँ, एक सीधी लकीर या लीनियर प्रोग्रेशन। लेकिन क्वांटम स्तर पर कण एक ही समय में कई अवस्थाओं में हो सकते हैं। इसका मतलब है कि घटना A घटना B का कारण बन सकती है और उसी समय घटना B भी घटना A का कारण बन सकती है। यद्यपि ये अभी प्रयोगशाला के स्तर पर ही है, लेकिन ये रियलिटी की प्रकृति पर एक बहुत बड़ा दार्शनिक और वैज्ञानिक सवाल खड़ा कर देता है। बिल्कुल, और आज के इस गहन विश्लेषण ने हमें कई स्तरों पर सोचने को मजबूर किया है। हमने देखा कि कैसे मध्य पूर्व में दागी गई एक मिसाइल केरल के ढाबों को बंद कर देती है। जो दर्शाता है कि दुनिया कितनी गहराई से जुड़ी है। राइट। हमने हिमाचल के बजट संकट और एमएसएमई के कैश फ्लो को भी समझा। हमने जाना कि सुप्रीम कोर्ट मातृत्व और विकलांगता जैसे इंसानी अधिकारों को कैसे नई परिभाषा दे रहा है और कैसे चुनाव आयोग और विधायक अपने अपने द्वंद्वों से गुजर रहे हैं। और अंत में हमने हिमालय के भूकंपीय मानकों से लेकर क्वांटम विज्ञान की उस दुनिया तक का सफर तय किया जहां कारण और प्रभाव की कोई सीधी लकीर नहीं है। बिल्कुल। तो इन सभी विषयों को एक साथ देखने पर यह तो स्पष्ट हो जाता है कि राजनीति, अर्थव्यवस्था, कानून और विज्ञान ये कोई अलग अलग डिब्बे नहीं है, बल्कि एक ही विशाल तंत्र के हिस्से हैं। और एक विश्लेषक के तौर पर इन तारों को जोड़कर देखना ही सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। सही बात है। और जाने से पहले जो लोग सुन रहे हैं उनके सोचने के लिए एक नया विचार मैं छोड़ना चाहूंगा। आज हमने क्वांटम थ्योरी की बात की जहां कारण और प्रभाव का कोई तय क्रम नहीं है। क्या हमारी नीतियां और लोक प्रशासन भी अब ऐसे ही नहीं हो गए हैं? कभी कभी एक छोटा सा प्रभाव, जैसे केरल के ढाबों में गैस खत्म होना और मजदूरों का पलायन, सरकार को एक बहुत बड़े नीतिगत बदलाव का कारण बन जाता है, जैसे पीएनजी की ओर धकेलना। बिल्कुल। तो क्या हमें अब नीति निर्माण को एक सीधी लकीर में देखने की बजाय इस क्वांटम नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है, जहां सब कुछ एक ही समय पर एक दूसरे को बदल रहा है? ये लोक प्रशासन को देखने का एक बहुत ही नया और गहरा नजरिया है। इस पर निश्चित रूप से विचार किया जाना चाहिए। बिल्कुल। तो हमारी आज की इस चर्चा में जुड़ने और इस बौद्धिक सफर का हिस्सा बनने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले गहन विश्लेषण सत्र में हम फिर से ऐसे ही कुछ जटिल विषयों को डीकोड करेंगे और नए नजरियों के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपने आसपास की घटनाओं पर सवाल उठाते रहिए और ज्ञान की गहराई में गोते लगाते रहिए। धन्यवाद।